भूषण स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के 22 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगी? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर बनने का मतलब है जो वस्तु की ऊंचाई है वहीं प्रतिबिंब की भी ऊंचाई है, तो दोनों कट जाएगी तो माइनस में आएगा। और प्रतिबिंब आवर्धन का फॉर्मूला होता क्या है? आवर्धन का फॉर्मूला होता है माइनस इंटू प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, दोनों कट जाएगी क्योंकि दोनों एक ही केंद्र वक्रता केंद्र पर बन रही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के संदर्भ में किसके बराबर होती है? ठीक है, एफ एंड आर के मध्य में रिलेशन ढूंढना है। तो क्या होता है? एफ इजकल टू आर बाई 2। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, कहाँ से कहाँ? 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो n1 अपॉन n2 किसके बराबर हो जाएगा? n1 अपॉन n2 किसके बराबर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा n2 अपॉन n1। ठीक है, तो साइन I अपॉन साइन R। ठीक है, इसको उल्टा कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन R अपॉन साइन I। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम स्नेल का नियम एक बार देख लेते हैं। स्नेल का नियम क्या बोलता है कि अपवर्तन के दौरान प्रकाश की किरणों का व्यवहार को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार समझाया जाता है कि सापेक्ष अपवर्तनांक यह दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के रूप में परिभाषित होता है। यदि प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करता है तो माध्यम 1 के सापेक्ष में माध्यम 2 का अपवर्तनांक निम्न प्रकार से यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक ना, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? अवतल दर्पण में हम देखते हैं कि जब प्रतिबिंब जो है वस्तु के सामने बनती है तो वह नेगेटिव में होती है। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या नेगेटिव होता है, क्या क्या पॉजिटिव होता है, यह सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक ना, अवतल दर्पण में F निगेटिव होता है, V निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, U निगेटिव होता है। ये हो गया अवतल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण में F पॉजिटिव होता है, ठीक है, V निगेटिव होता है, U पॉजिटिव होता है। ठीक है, इससे सारे प्रतिबिंब के क्वेश्चन को बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, चाहे वो अवतल दर्पण का क्वेश्चन हो चाहे उत्तल दर्पण का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी, यानी U इजकल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी प्रतिबिंब की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। ठीक है, तो V जो है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, वो भी निगेटिव क्योंकि यह सामने है। तो हमने अभी देखा आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला होता है M इजकल टू माइनस V अपॉन U। ठीक है, इसके यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कितना है? तो माइनस का 60 बटे माइनस का 20। ठीक है, तो ये माइनस कट जाएगा तो 20 तिहाई 60, तो हमारा आ जाएगा निगेटिव में 3। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आवर्धन का जो मान है ना वो ऋणात्मक आया है। जो जब आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक है, वस्तु और वस्तु का जो प्रतिबिंब अगर दोनों निगेटिव रहा तो क्या बनेगा हमारा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर दोनों पॉजिटिव रहा तो प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी और सीधा बनेगा। इसलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा, ऑप्शन सी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि आवर्धन का मान धनात्मक, यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। आवर्धन का मान ऋणात्मक क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। आवर्धन का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा है। आवर्धन का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब बड़ा है। इसलिए 0.75 के आवर्धन से पता चलता है कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा दर्पण सूत्र। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे हम लोग रख के सॉल्व करेंगे। अभी मैंने ऊपर बताया अवतल दर्पण के बारे में, एफ क्या होता है, यू क्या होता है, भी क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? तो इसको सॉल्व करेंगे। एफ इजकल टू 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और पूछ रहा है वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी दोनों में रिलेशन क्या है? तो एफ इजकल टू r/2 पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एफ दिया हुआ है 100, एफ हमारा 100 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू निकल जाएगी कितना? 200 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए मैंने ऊपर फॉर्मूला बताया था, m इजकल टू आवर्धन इजकल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इस पे रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा आवर्धन दिया हुआ है और वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी सिर्फ प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी भी पूछ रहा है। ठीक है, तो भी को सॉल्व करेंगे तो भी इजकल टू क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा m गुना u। ठीक है, किसमें? निगेटिव में हो जाएगा, तो 5 गुना 0.2, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? m इजकल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। इस पे हम लोग वस्तु की ऊंचाई तथा आवर्धन का मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को रखेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, जब सामने रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है तो प्रतिबिंब नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी -20। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है? तो वस्तु की दूरी निकालनी है। वस्तु की दूरी इसको डाल करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, पहले खुद से ट्राई करें फिर यहाँ पे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हो सकता है आपको लगे ये नया नया यूट्यूब चैनल है तो एक दो वीडियो आने के बाद बंद कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। ये आप लोग के पर्पज़ से ही बनाया गया है। यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड होता है जो आप अपने एग्ज़ाम के प्रति देख सकते हैं, जो आपको काफ़ी मदद करेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको आवर्धन का दो फार्मूला बताया। ठीक है, एक बताया माइनस का प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और दूसरा बताया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं, क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। हमारा आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आवर्धन का मान 1 है तो इसका मतलब वस्तु और उसका प्रतिबिंब समान आकार के होते हैं। यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, यदि आवर्धन का मान 1 से कम है तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। आगे देखते हैं। आगे है, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो दर्पण सूत्र मैंने अभी बताया था, क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। अगर यहीं पे लेंस रहता ना तो लेंस का सूत्र क्या हो जाता, 1/f = 1/v - 1/u हो जाता। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा विद्युत से हमारे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना होगा। क्वेश्चन को देखने से पहले हम यह जानते हैं विभवांतर होता क्या है। विभवांतर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाती है। विभवांतर का सूत्र क्या होता है हमारा, V = W/Q। हमारा ये विभवांतर का सूत्र होता है, और इसी फार्मूला पे डाल करके यहाँ पे हम लोग किया गया कार्य W का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, विभवांतर K है और Q आवेश है Q, तो हमारा आंसर हो जाएगा KQ। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े हो तब प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। पार्श्व संयोजन किसको बोलते हैं, पैरेलल को बोलते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पैरेलल को बोलते हैं। जब 1/1 ओम प्लस 1/2 ओम को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/3 ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना होगा। इसको हम देखते हैं, R = ρL/A। ठीक है, इस फार्मूला से हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। R हो गया प्रतिरोध, ρ हो गया प्रतिरोधकता, L हो गया लंबाई, A हो गया एरिया। इस पे डाल करके हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ चालक का पदार्थ, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न होती है जिसमें प्रतिरोध प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए तांबे का प्रतिरोध निक्रोम से कम होता है। चालक की लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने के साथ इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, तापमान, अधिकांश चालकों में तापमान बढ़ने से के साथ प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। क्या बोल रहा है, चालक की लंबाई 3 गुना कर दिया जाए तो इसको भी R = ρL/A पे रख करके हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे L की लंबाई जो है
3 टाइम्स कर दिया जा रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, V इजिकल टू आई आर पे। ठीक ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? V हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो R इजिकल टू 1/V हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/I हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। आगे बढ़ते हैं। आगे है, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलम्ब के आवेश का गतिमान करने में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? एक विभवांतर दिया हुआ है, एक आवेश दिया हुआ है। तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, W इजकल टू आवेश गुना विभवांतर, यहाँ से डाल के निकालेंगे तो आवेश कितना है? 10 गुना 5, हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 50 जूल हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 6 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों को पार्श्व संयोजन मतलब पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल सीरीज में, पैरेलल वाले में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 प्लस 1/6, इसको कैलकुलेट करने पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध ओम आर के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? किसमें है? तो श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जुड़ जाता है, यानी 2R हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम्ब का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा? तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? पहले किसी भी न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है, उसमें क्या दिया हुआ है? ठीक है, यहाँ पे कूलम्ब दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और बोल रहा है धारा निकालने के लिए, यानी Q दिया हुआ है, T दिया हुआ है और I। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या बनता है? Q इजिकल टू I इंटू T। इसको डाल के हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 ओम और 5 ओम के श्रृंखला संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये है श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में है, तो एक तो 5 ओम है, तो इसमें 2 ओम और ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी C। ठीक है, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको भी नौकरी लेने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा।